अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो मैंने इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लाइला को देखते जो इजिप्ट जाने के लिए अपना नकली पासपोर्ट बना रही होती है, और अगले सीन में हम आर्थर को देखते हैं जो इजिप्ट में किसी जगह पर मूर्ति ढूंढने के लिए खुदाई करवा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मार्क आर्थर के फॉलोअर्स को एक एक करके मार रहा होता है और उनसे उसका पता पूछ रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक फॉलोअर मार्क के सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और जब मार्क को होश आता है तो वो देखता है कि आर्थर के फॉलोअर्स उसके पास मरे हुए पड़े और उनमें से आखिरी बचा हुआ फॉलोअर भी आत्महत्या कर लेता है, जिससे कि मार्क को आर्थर का पता न चल सके। अब इसके बाद जब मार्क स्टीवन से बात करता है तो उसे पता चलता है कि बेहोश होने के बाद स्टीवन ने उन फॉलोअर्स को नहीं मारा, बल्कि वो तो इस दौरान उसकी बॉडी में मौजूद भी नहीं था। इसका मतलब अब कोई तीसरी पर्सनैलिटी उनके शरीर में डेवलप हो चुकी थी, लेकिन अभी इस बारे में सोचने के बजाय आर्थर को रोकना ज्यादा जरूरी था। इसलिए खॉन्शू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके थोड़ी देर के लिए सूरज को छुपा देता है, जिससे कि चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और इससे आर्थर की खुदाई का काम रुक जाता है। आप खॉन्शू के ऐसा करने की वजह से बाकी के इजिप्शियन गॉड उससे गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसने प्रकृति के नियमों को बदलकर दिन में ही अंधेरा कर दिया था। इसलिए वो सभी गॉड्स और उनके अवतार की एक मीटिंग बुलाते हैं, और इस मीटिंग में सभी गॉड्स खॉन्शू से अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करने का कारण पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें आर्थर के एमिड को फिर से जिंदा करने का प्लान के बारे में बता देता है। जिसे सुनने के बाद वो आर्थर को वहाँ बुलाकर इस बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन आर्थर उन सभी को झूठ कहता है कि वो तो यहाँ पर सिर्फ घूमने आया है, और अब वो अपनी बातों से सभी गॉड्स को यकीन भी दिला देता है कि वो बिल्कुल इनोसेंट है। इसलिए वो आर्थर को वहाँ से जाने देते हैं और वहीं खॉन्शू को चेतावनी देते हैं कि आगे से वो इस तरह से अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। लेकिन उनमें से एक इजिप्शियन गॉड हेतर की अवतार येटजिल को लग रहा होता है कि खॉन्शू सच कह रहा है, इसलिए सभी के वहाँ से चले जाने के बाद वो माँ को बताती है कि आज से 2000 साल पहले एमिड को सभी गॉड्स ने मिलकर मूर्ति में बदल दिया था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनमें से किसी भी गॉड को एमिड की मूर्ति के लोकेशन का पता चले, क्योंकि अगर कोई गॉड एमिड को उसकी गलतियों के लिए माफ कर देता तो वो उसे आजाद कर सकता था, पर एमिड ने इतनी बड़ी गलती की थी कि इसे फिर से जिंदा नहीं होना चाहिए था। इसलिए सभी ने मिलकर एमिड की मूर्ति को छुपाने का काम सेनफू नाम के एक सोल्जर को दिया था, और अगर तुम एमिड की मूर्ति को आर्थर से पहले ढूंढना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें पहले मेडजे के ताबूत को ढूंढना पड़ेगा। अब इसके बाद मार्क आसपास रहने वाले लोगों से सेनफू के ताबूत के बारे में पूछ रहा होता है। तभी वो देखता है कि लाइला भी उसका पीछा करते हुए वहां आ चुकी है, और अब लाइला उसे मोगराट नाम के एक अमीर इंसान से मिलवाती है, जिसके पास सेनफू का ताबूत था। दरअसल मोगराट पहले से ही लाइला को जानता था, और जब वो उससे सेनफू के ताबूत को थोड़ी देर के लिए देखने की विनती करती है तो वो इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि उसके ताबूत पर एंशिएंट इजिप्शियन भाषा में कुछ लिखा हुआ था, और ये भाषा सिर्फ स्टीवन को समझ आती है। इसलिए ना चाहते हुए भी वो अपनी बॉडी का कंट्रोल उसे दे देता है, जिसके बाद स्टीवन ताबूत पर लगे हुए एक मैप को देखता है, जिसमें उस समय की तारों की दिशा को ध्यान में रखते हुए एक नक्शा बनाया हुआ था। पर अब इतनी देर में वहाँ आर्थर भी अपने फॉलोअर्स के साथ पहुंच जाता है, जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके ताबूत को नष्ट कर देता है, जिससे कि मार्क एमिड की मूर्ति तक ना पहुंच पाए, और फिर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद मोगराट के लोग गुस्से में लाइला और स्टीवन पर हमला करने लगते हैं। इसलिए अब स्टीवन लाइला को बचाने के लिए माँ को कंट्रोल दे देता है, जिसके बाद वो मून नाइट बनकर सभी को मार गिराता है और लाइला को बचा लेता है। साथ ही उसने पहले ही वो नक्शा अपने पास रख लिया था, लेकिन लाइला उसे बताती है कि ये नक्शा 2000 पहले तारों की पोजीशन को ध्यान में रखकर बनाया गया था, और आज उनकी पोजीशन पहले से काफी बदल गई है। जो सब सुनकर अब खॉन्शू एक बार फिर से नियम तोड़कर अपनी और मिस्टर नाइट की शक्तियों की मदद से तारों को फिर से उनकी 2000 पहले की पोजीशन पर ले आता है। लेकिन उसके ऐसा करने पर अब बाकी गॉड्स इस बार उससे और गुस्सा होकर उसे एक छोटी सी मूर्ति में बदल देते हैं, और अब ऐसा होते ही मिस्टर नाइट की शक्तियां भी अब खत्म हो जाती है। लेकिन तब तक लाइला तारों की पोजीशन की मदद से मैप को डिकोड कर लेती है, और इससे उसे उस टूम की पोजीशन का पता चल जाता है जहाँ पर एमिड की मूर्ति दफन है। वहीं दूसरी तरफ हम आर्थर को देखते हैं, जिसे गॉड्स अपने पास बुलाकर खबर करते हैं कि उन्होंने खॉन्शू को एक मूर्ति बना दिया है, और अब वो उसकी मूर्ति को अपने हाथ में लेकर कहता है कि जब मैं तुम्हारा अवतार था तब मुझे लोगों को मारने में बड़ा मजा आता था, और अब मैं एमिड को जिंदा करके फिर से ऐसा करूंगा जिसमें मुझे अब और ज्यादा मजा आएगा। जीसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 3 यहीं समाप्त हो जाती है। अब 4th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि खॉन्शू की मूर्ति को एक कमरे में रख दिया गया है, जहां उसके जैसे कई सारे दूसरे गॉड्स की मूर्तियां रखी हुई है। दरअसल टोटल 17 इजिप्शियन गॉड्स में से पहले ही 10 गॉड्स को श्राप देकर मूर्ति बना दिया गया था, जिसके बाद एमिड और खॉन्शू को भी मूर्ति बना दिया गया, और अब 5 इजिप्शियन
गॉड्स बचे थे। वहीं दूसरी तरफ हम लाइला को देखते जो बेहोश पड़े स्टीवन को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके होश में आते ही मोगराट के गुंडे वहां आकर उन पर हमला शुरू कर देते। अब क्योंकि स्टीवन की शक्ति भी उसके पास नहीं थी, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर अपनी कार में वहां से भाग जाते। फिर रास्ते में स्टीवन लाइला को बताता है कि मार्क ने उससे वादा किया है कि उसका ये काम पूरा होने के बाद वो मेरी बॉडी को छोड़ देगा। लाइला अब ये जानकर मार्क पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि उसने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, जहां वो उसे अपने सारे राज छुपा कर रखा था। अब इसी तरह से बातें करते हुए आखिरकार वो दोनों टूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर वो देखते हैं कि आर्थर अपने आदमियों के साथ वहाँ पहले से ही पहुंच चुका है, इसलिए वो दोनों अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर टूम के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर स्टीवन को इजिप्शियन कब्र के बारे में काफी जानकारी होती है, जिसकी मदद से वो अंदर जाने का एक रास्ता ढूंढ लेती है और इस बात से इम्प्रेस होकर लाइला उसे किस भी करती है। लेकिन माँ को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि लाइला उसकी पत्नी थी, इसलिए गुस्से में ही वो स्टीवन के मुंह पर एक मुक्का मारता है। अब इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें रास्ते में कई सारी बंदूक की गोलियां पड़ी हुई मिलती है, जैसे कि यहाँ किसी ने बहुत सारी गोलियां चलाई हो। साथ ही यहाँ से आगे जाने के 6 रास्ते मौजूद होते हैं, लेकिन स्टीवन अपनी नॉलेज की मदद से सही रास्ते का पता लगा लेता है। लेकिन इस रास्ते से आगे बढ़ते वक्त उन पर एक हैका प्रिंस हमला कर देता है। दरअसल हैका प्रिंस को किसी फेरो की कब्र के पास उसकी रखवाली के लिए रखा जाता था और आखिरी फेरो जिसकी कब्र यहाँ बनी हुई थी वो भी एमिड का अवतार था। अब लाइला को बचाने के लिए स्टीवन हैका प्रिंस का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और आखिरकार लकड़ी के एक बड़े से स्ट्रक्चर को उसके ऊपर गिराकर उसे मार गिराता है। लेकिन इसी बीच लाइला और स्टीवन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इसी दौरान एक और हैका प्रिंस लाइला पर हमला करता है, पर वो फ्लेयर से उसकी आंख फोड़कर उसे नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पर आर्थर भी आ जाता है, जो लाइला से कहता है कि तुम्हारे पिता अब्दुल्ला जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्हें मार्क ने लालच में आकर मारा था क्योंकि उन्हें खुदाई के दौरान काफी कीमती चीजें मिली थी और मार्क अकेला ही उन चीजों को हासिल करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ स्टीवन वहां मौजूद फेरो अलेक्जेंडर की मम्मी के अंदर छिपी हुई एमिड की मूर्ति को ढूंढ लेता है और तभी वहां पर लाइला भी आ जाती है, जो मार्क से सवाल करती है कि क्या तुमने ही मेरे पिता अब्दुल्ला को मारा था। अब इसके इस सवाल का जवाब देने के लिए स्टीवन मार्क को अपनी बॉडी सरेंडर कर देता है, जिसके बाद मार्क उसे समझाने लगता है कि उनकी मौत वाले दिन मैं वहां पर मौजूद था, लेकिन मेरे एक साथी ने लालच में आकर मेरी पूरी टीम और तुम्हारे पिता को मार डाला था और उसी दिन खोंशू ने मुझे मरने से बचा लिया था। अब ये दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते कि तभी वहां पर आर्थर अपने आदमियों के साथ आ जाता है, इसलिए अब मार्क उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसे आर्थर 2 गोलियां मार देता है, जिसके बाद वहां मौजूद एक पानी से भरे हुए तालाब में डूब जाता है। जिसी के साथ ये सीन यही कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम मार्क को एक पागल खाने में देखते हैं, जहां लाइला एक नर्स का काम करती है और आर्थर वहां का डॉक्टर है। मार्क ये सब देखकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ क्या चल रहा है, इसलिए वहाँ से भागकर एक कमरे में छिप जाता है। अब यहाँ कमरे में एक ताबूत रखा होता है और जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर से स्टीवन बाहर निकलता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और अब वो दोनों साथ मिलकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। जिसी बीच उन्हें दूसरे कमरे में एक और ताबूत मिलता है जो कि हिल रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं खोलते और आगे बढ़ जाते हैं और अब आगे जाकर उनका सामना इजिप्शियन गॉडेस तावेरेत से होता है, जिसे देखकर दोनों की रूह कांप जाती है। इसी हॉरर सीन के साथ ये एपिसोड 4 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम एक सुनसान जगह को देखते हैं, जहाँ से एक औरत के चीखने की आवाज आ रही होती है और अब सीन फिर से उसी जगह पर शिफ्ट हो जाती है जहाँ मार्क और स्टीवन टैवेरेट को देखकर डर के मारे चिल्ला रहे थे। लेकिन फिर अगले ही पल मार्क देखता है कि वो वापस हॉस्पिटल में आ चुका है और उसके सामने डॉक्टर आर्थर बैठा हुआ है। अब आर्थर उसे समझाने लगता है कि जो कुछ भी तुमने अभी तक देखा कि तुम एक सुपर हीरो, दरअसल वो सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है और असलियत ये है कि इस वक्त तुम एक पागल खाने में हो। लेकिन मार्क उसकी बात को इग्नोर करते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर पागल खाने के स्टाफ सही समय पर आकर मार्क को पकड़ लेते हैं और फिर उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। अब जैसे ही वो बेहोश हो जाता है तो वो फिर से तावेरा के सामने आ जाता है और वहाँ उसके साथ स्टीवन भी मौजूद होता है। अब टावेरेट उन दोनों को समझाते हुए कहती है कि तुम दोनों अब मर चुके हो और इस वक्त डुओट नाम की जगह पर हो और यहाँ पर लोग मरने के बाद आते हैं। साथ ही ये पागल खाना दरअसल एक नाव है और मरने से पहले जैसे तुम्हारी जिंदगी चल रही होती है, मरने के बाद यहाँ भी तुम्हें वैसी ही दुनिया दिखाई देती है। जो सुनकर माँ के समझ जाता है कि मरने से पहले उसकी और स्टीवन की जिंदगी किसी पागल खाने में रहने जितनी मुश्किल थी, इसलिए मरने के बाद उन्हें ये जगह भी एक पागल खाने जैसी दिख रही है। अब स्टीवन जैसे ही वहाँ से बाहर
बाहर निकलने का दरवाजा खोलता है तो उसे दिखाई देता है कि वो सच में एक नाव पर है जो रेत पर से आगे बढ़ते हुए उन्हें फील्ड ऑफ रीड्स नाम की एक जगह पर ले जाएगी और वहाँ फैसला होगा कि वो पैराडाइज यानी कि स्वर्ग में जाएंगे या फिर नर्क में। जिसके बाद अब टावरेट उन दोनों का दिल निकाल लेती है और फिर उसे लेकर एक तराजू के एक तरफ उन दोनों का दिल और दूसरी तरफ एक पंख को रखती है। दरअसल ये मरे हुए लोगों का एक टेस्ट होता है जिसमें अगर उनका दिल साफ होता है तो तराजू बैलेंस हो जाता है, जिसके बाद उस इंसान की आत्मा को पैराडाइज भेज दिया जाता है और अगर उसका दिल पंख से भारी होता है तो उसे इस बोर्ड से नीचे फेंक दिया जाएगा, जिसके बाद उसकी आत्मा यहीं पर हमेशा के लिए जम जाती है। लेकिन यहाँ पर जब टावरेट तराजू पर उन दोनों का दिल रखती है तो तराजू पर कभी दिल का वजन तो कभी पंख का वजन भारी लग रहा होता है। और अब ये सब देखकर टावरेट उन दोनों से कहती कि जरूर तुम्हारे दिल में कोई अधूरी बात रह गई है, इसलिए तराजू ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए अब तुम्हें वापस अपनी पुरानी मेमोरीज में जाकर अपने सच को ढूंढना होगा और ये सब तुम्हें फील्ड ऑफ रीड्स तक पहुँचाने से पहले करना होगा, वरना तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहीं पर फंस कर रह जाएगी। इसलिए वो दोनों वापस पागल खाने में जाते हैं जहाँ अलग अलग कमरों में उन्हें मिरर्स में अपनी लाइफ की अलग अलग मेमोरीज दिखाई देती है। लेकिन इनमें से एक मेमोरी ऐसी भी थी जिसके बारे में ना तो माँ को पता था और ना ही स्टीवन को। इसका मतलब है कि स्टीवन और माँ के अलावा उनके शरीर में एक तीसरा पर्सनालिटी भी मौजूद है। अब वो दोनों अपनी मेमोरीज देख ही रहे होते कि तभी उन्हें किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों आवाज की दिशा में कमरे की तरफ भागते हैं और अब कमरे में आकर वो देखती कि वहाँ उन सभी बुरे लोगों की आत्मा मौजूद थी जिन्हें मार्क ने मून नाइट बनकर खोंशू के कहने पर मारा था। लेकिन तभी उस कमरे में एक छोटा बच्चा आता है जिसे देखकर स्टीवन उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन ये देखकर वो बच्चा भागकर एक दूसरे कमरे में चला जाता है और अब स्टीवन भी उसका पीछा करते हुए उस कमरे में आ जाता है। हालांकि इस दौरान मार्क उसे उस बच्चे के पीछे जाने से रोकने की कोशिश करता है और अब स्टीवन के अंदर जाते ही कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है, जिससे अब मार्क बाहर ही रह जाता है। आप कमरे के अंदर से स्टीवन मार्क के बचपन में चला जाता है जहां वो अपनी माँ वेंडी को भी देखता है जो इस मेमोरी में माँ की मॉम थी और इससे उसे ये पता चलता है कि वो छोटा बच्चा दरअसल माँ का छोटा भाई रैंडल था। और अब वो आगे देखता है कि बचपन में वो और रैंडल खेलते हुए एक गुफा में पहुंच जाते हैं, लेकिन जल्दी तेज बारिश के चलते गुफा में पानी भरने के कारण वो दोनों डूबने लगते हैं। अब छोटा मार्क तो इस हादसे में किसी तरह से बच गया था, लेकिन उसके भाई रैंडल की पानी में डूबने की वजह से मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्क दूसरे कमरों में स्टीवन को ढूंढ रहा होता है और इसी दौरान वो एक कमरे में पहुंच जाता है जहां रैंडल के मरने पर वेंडी काफी दुखी होते हुए रो रही थी, जो गुस्से में आकर छोटे मार्क को उसकी मौत का जिम्मेदार बताती है। जिसी बीच स्टीवन भी वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि इस हादसे के कई सालों बाद भी वेंडी छोटे मार्क को इसके लिए जिम्मेदार बताती रहती है और उससे दूरी बना लेती है, जिसके कारण वो देखते हैं कि आगे जाकर टीनेज मार्क अपना घर छोड़कर चला जाता है। और अब अचानक से ये दोनों भी मार्क की एक और मेमोरी में चले जाते हैं जहां मार्क एक खोजी टीम के साथ था और उन्हें खुदाई में कुछ कीमती चीजें मिलती है। लेकिन तभी उनके ऊपर हमला होता है जिसमें लाइला के पिता अब्दुल्ला उनकी पूरी टीम भी मारी जाती है और वहीं मार्क भी बुरी तरह से घायल होकर मरने ही वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को घसीटते हुए वहां मौजूद खोंशू के टेम्पल तक ले जाता है और अब हार मानकर आत्महत्या करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ खोंशू आकर उसे बचा लेता है, पर इसके बदले में माँ को उसका अवतार बनना पड़ता है और उसके सभी आदेश को मानने का वादा भी करना पड़ता है, जिसके बाद खोंशू उसकी जान बचा लेता है। अब इसके बाद वो दोनों फिर से माँ के बचपन में चले जाते हैं जहाँ वो छोटे माँ को देखते हैं जो अपने कमरे के अंदर से लॉक करके कोने में बैठकर रो रहा था और बाहर वेंडी उसे गुस्से में दरवाजा खोलने को कह रही थी, लेकिन मार्क डर के मारे दरवाजा नहीं खोलता और यही वो पहला मोमेंट होता है जहाँ माँ के अंदर स्टीवन की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जिसके बाद वो सब कुछ भूलकर स्टीवन बन जाता है और अपने कमरे में बिखरी हुई चीजों को सही से रखने लगता है। इसी दौरान स्टीवन उस कमरे में लगे एक मूवी के पोस्टर को देखता है जिसमें मूवी के हीरो का नाम स्टीवन था और शायद इसी की वजह से मार्क में स्टीवन नाम की एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई थी। तभी वेंडी भी लॉक तोड़कर अंदर आ जाती है और छोटे मार्क को बेड से बुरी तरह से मारने लगती है, जिसके बाद वो दोनों अपने आप ही फिर से पागल खाने में पहुंच जाते हैं, जिससे अब स्टीवन को समझ आता है कि असल में ये शरीर मार्क की है और स्टीवन बस उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है। अब अगले सीन में वो फिर से उस वक्त में पहुंच जाते हैं जहां वेंडी की मौत हो चुकी थी और इससे दुखी होकर मार्क सड़क पर खड़ा होकर शराब पी रहा होता है।
जो वेंडी को बुरा भला कह रहा होता है, लेकिन अचानक से वो फिर से स्टीवन बन जाता है और फोन पर अपनी माँ से बात करने लगता है। अब ये सब देखकर मार्क बहुत दुखी हो जाता है और रैंडल की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। लेकिन स्टीवन उसे समझाता है कि तुम उस वक्त एक छोटे बच्चे थे और रैंडल को नहीं बचा सकते थे, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी उन दोनों को पता चलता है कि नाव अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली है और उनके पास बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए वो दोनों भागकर वापस नाव पर आते हैं और यहाँ आकर वो देखते हैं कि तराजू अब बैलेंस हो गया है। लेकिन उन दोनों में से सिर्फ एक ही पैराडाइज जा सकता था और इसके लिए दूसरे को मरना पड़ेगा। पर तभी अचानक से वहाँ रेत में कुछ मॉन्स्टर्स निकलकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं और अब इस हमले में स्टीवन माँ को बचाने के चक्कर में नाव से नीचे गिर जाता है और वहीं रेत पर जम जाता है, जिसके बाद स्टीवन अपने आप ही पैराडाइज में पहुंच जाता है। जिसी के साथ ये एपिसोड 5 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।